वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो आपके लिए एक चैनल पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में जो भी आपके मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी आपके फेज 8 में एग्जाम हुए थे उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके जो पहले पूछे गए यानी कि प्रीवियस ईयर, ये सारे आपके क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैट्रिकुलेशन में आपके जो है फेज 8 में 3 एग्जाम हुए थे और हायर सेकेंडरी लेवल के 4 एग्जाम और ग्रेजुएशन लेवल के आपके 3 एग्जाम हुए थे। इसके सारे जो है आपके मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु जो है 25 वर्ष थी। अब ए, बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी का वर्तमान आयु कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि ए और बी का वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज कितना है। तो यहाँ पर 7 वर्ष पहले दिया गया है कि ए और बी का औसत आयु 25 वर्ष है। तो अगर औसत 25 है, यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो अगर 2 लोगों का औसत 25 है तो योग निकालने के लिए क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? ए और बी की आयु का योग 25 दूना 50। लेकिन ये जो आपका आयु का योग है वो आपका क्या है? 7 वर्ष पहले का है। तो 7 वर्ष पहले का अगर हमें इसे वर्तमान आयु का योग चाहिए तो 7 वर्ष किसका बड़ा होगा? ए का भी बड़ा होगा इन 7 सालों में और बी का भी कुल मिलाकर इन 7 सालों में 7 वर्ष बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर कितने साल बढ़ गए यहाँ पर? 7 वर्ष ए का, 7 वर्ष बी का, यानी कि कुल मिलाकर 7 7 14 वर्ष बढ़ गए। यहाँ पर क्या करेंगे? 14 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से? 50 और 14 यानी कि 64। यानी कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? यहाँ पर से आपका 64 हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए बी सी के वर्तमान आयु का योग निकाल सकते हैं। औसत कितना दिया गया? 30। कितने लोग हैं? 3। गुना कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 30 3 90, यानी कि इन 3 आदमियों के वर्तमान आयु का योग कितना है? 90। तो अगर तीनों का योग 90, उसमें से अगर 64 माइनस कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा? सी की आयु यानी कि उनका उम्र निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 64 करेंगे यानी कि 26 उम्र किसका है? यानी कि आयु किसका है? तो सी का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 क्रमगत सम संख्याएं हैं, यानी कि आपका कंजिक्यूटिव क्या है? इवेन नंबर है, जो कि आरोही क्रम में है। उनका औसत कितना है? 74 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी और 5वीं संख्या का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर सबसे छोटी संख्या तो उसे क्या मान लेते हैं? यक्स है। तो अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक यानी कि लगातार जो आपका सम संख्या होती है प्रत्येक में 2 2 की वृद्धि होती जाती है। जैसे कि सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 हो गई, फिर उसके बाद 4 होती, 6 होती, फिर आपकी 8 होती। तो सब में क्या हमें देखने को मिलती है? 2 2 की वृद्धि देखने को मिलती है। तो अगर सबसे छोटी संख्या यक्स माने तो उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 2। उसकी अगली संख्या यक्स प्लस 4, उसकी अगली संख्या यक्स प्लस 6 हो जाएगी और उसकी अगली संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी यक्स प्लस 8। टोटल कितनी संख्या थी? 5 संख्या थी। औसत कितना दिया गया है? 74। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है यानी कि टोटल कितने संख्या? 5 संख्या। टोटल कितने संख्या? 5 संख्या। तो बीच की संख्या इसमें से कौन सी होगी? ये आपकी बीच की संख्या। तो बीच की जो संख्या होगी वही आपका क्या होगा? औसत होगा। यानी कि यक्स प्लस 4 बराबर ही आपका कितना है? 74 है। तो अगर यक्स प्लस 4 बराबर 74 है तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा? 74 माइनस 4 यानी कि 70 आएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर से? 70। पूछा क्या जा रहा है? दूसरी और 5वीं संख्या का औसत पूछा जा रहा है। तो दूसरी संख्या आपकी ये है, तो दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा? अगर यक्स का मान 70 है तो यक्स का 2 यानी कि 70 और 2 कितना हो जाएगा? 72। और 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या आपका यक्स प्लस 8 है। तो अगर यक्स का मान 70 है तो 70 8 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। हमें क्या करना है? इन दोनों का औसत चाहिए। क्या चाहिए? 72 और 78 का औसत चाहिए। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 और 78, 7 7 14 1 15 यानी कि 150 होगा। औसत चाहिए, टोटल 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 75 यानी कि 75 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 7/25 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया? ये जो आपका 7 यूनिट है वो असल में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। और ये जो नीचे आपका 25 यूनिट है वो आपका क्या है? यहाँ पर से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है।
तो प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज है, समय दिया गया है, रेट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 25 यूनिट। रेट हमें निकालना है तो आर से डिनोट कर देंगे। टाइम यानी कि समय कितना दिया गया है, 4 साल, बटा नीचे क्या करेंगे 100, और साधारण ब्याज कितना है 7 यूनिट। हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 25 चौक 100 आपका चला गया, 4 से 4 चला गया, तो आर बराबर यहाँ पर से आपकी कितनी आ जाएगी, 7%, यानी कि दर कितना था, तो 7%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 15 पुरुष किसी सड़क को 60 दिन में बना सकते हैं, तो एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 36 पुरुष इसी सड़क का जो है निर्माण कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क बराबर आपके होते हैं मैन इंटू डेज इंटू आवर होते हैं। तो ये टोटल वर्क याद रखेगा कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या इंटू घंटों की संख्या आपका टोटल वर्क होता है। तो करता कितना काम है, ये 15 पुरुष, तो आदमियों की संख्या यहाँ पर 15 है। कितने दिन काम करते, तो 60 दिन काम करते, और प्रतिदिन कितना घंटा काम करते, तो 8 घंटा काम करते। अब इसी टोटल वर्क को कौन कर रहा है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 पुरुष काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे वो हमें दिन निकालना है। तो ये टोटल वर्क है, दूसरा भी जो ये 36 पुरुष भी करेंगे ये इसी काम को करेंगे, तो बराबर टोटल वर्क क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसी काम को जो है कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 36 व्यक्ति कर रहे हैं। दिनों की संख्या हमें निकालनी है, तो डी से डिनोट कर देंगे। घंटा कितना दिया गया है यहाँ पर, 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। हल करेंगे, यहाँ पर आपकी दिनों की संख्या आ जाएगी, 0 आपका चला गया यहाँ पर से। 6 से काटेंगे 36, 6 बार में चला जाएगा। 3 से काटेंगे तो 2 बार में, ये 5 बार में आपका, और यहाँ पर से 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में। 5 चौका आपका कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 दिन में 36 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम को कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है अपने धन का 45% खर्च करता है और शेष धन का 35% खर्च करने के बाद उसके पास 286 रुपये बचते, तो मूल रूप से उसके पास कितना धन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेते हैं कि उसके पास कुल धन कितना है, x रुपये है, उनमें से 45% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 9/20, यानी कि वो क्या करता है 20 यूनिट में से 9 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 11 यूनिट। फिर क्या कर देता है, जो शेष धनराशि से 35% खर्च कर देता है, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/20, यानी कि 20 में से 7 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 13 यूनिट। कुल मिलाकर कितना रुपये में बचा, तो 286 रुपया बचा। हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं आपका यहाँ पर से 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 छक 66, 13 से 26 2 बार में चला जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 पे आपका क्या हो जाएगा, 2 शून्य, यानी कि कुल जो है राशि कितनी थी, मूल रूप से उसके पास धन कितना था, तो 800 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि यदि y का 45% x के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 60 के x प्रतिशत कितने के बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 60, यहाँ पर 60 का हमें निकालना है। 60 का मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब क्या हो जाता है, गुना। यक्स का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया है, y का 45%, यानी कि y, ये आपका y है, y इंटू 45%, और यक्स भी क्या है, परसेंट में, तो ये आपका क्या चला जाएगा, नीचे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा, ये परसेंट भी हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 20 या 60, 20 25 100। यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 9 बार में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 या 27 बटा y जो है, y का कितना आ जाएगा, 9 या 27 बटा 100। 100 है नीचे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, y का 27% लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग परसेंट नहीं आता था तो परसेंट के पहले ही आपका यहाँ पर रहता, लेकिन मैंने हटाकर यहाँ पर 100 लिख दिया था, तो फिर से वापस हम लोगों ने इसे परसेंट में चेंज कर दिया था। क्या हो जाएगा आपका, y का 27%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर दिया गया है कि यदि 12A बराबर 11B बराबर 33C है तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें A का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, A का जो आगे वैल्यू यहाँ पर दिया गया है उसे छुपा कर यहाँ पर क्या करेंगे, 11 और 33 को गुना करेंगे तो A का क्या निकलेगा, रेशियो का यूनिट में वैल्यू निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, गुना नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो में यहाँ पर कॉमन लेकर काट भी सकते हैं, तो गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, बी का चाहिए, तो बी को क्या करेंगे, झाप देंगे और क्या लिखेंगे, 33 और 12 को गुना करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पर से 33 × 12। और हमें क्या चाहिए, सी का चाहिए, तो सी का यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, तो सी को यहाँ पर झापेंगे, बाकी यहाँ पर कितना 11 इंटू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, 11 × 12। अब क्या देखेंगे, जो भी कॉमन दिख रहा है वो हमें काट देंगे, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 11 से सभी को काट देंगे। तो 11 से ये चला गया, 11 दिया 33 चला गया, 11 से यहाँ पर ये चला गया। सभी में हमें 3 भी कॉमन दिख रही है तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, तो 11 बार में 3 से ये चला गया, 3 चौक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। अब आपका कितना आ गया यहाँ पर से 11:12:4 आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु जो है 25% के लाभ पर बेची, यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 3000 कम रुपये पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25% क्रय मूल्य पर खरीदता और इसे 3000 कम में बेचता तो 40, यानी कि सबसे पहले जो है किसी भी वस्तु का जो है वास्तविक क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, सीपी जो है किसी भी वस्तु का खुद में 100% होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, 100% वाले सामान को 25% के क्या किया गया, लाभ में बेचा गया। यानी कि कितने में बेचा, 100% का सामान अगर 25% के लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेचा होगा, उसने 125% में बेचा होगा। तो फिर बोला गया है कि इसके क्रय मूल्य में क्या करे, 25% का कमी कर दे, यानी कि 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%। यानी कि उसमें क्या करना है, 25% की कमी करके बोल रहा है कि उसे अब 75% में ही अगर खरीद ले, और जितने में वह बेच रहा था उसमें क्या कर दे, 3000 रुपये क्या कर दे, कम कर दे। यानी कि पहले अगर 125% में बेच रहा था तो उसमें क्या कर दे, 3000 रुपये का कमी कर दे। तो 3000 कमी करने के बाद उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 40% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर 40% किस पर लाभ होगा, इस 75%, क्योंकि नया सीपीएफ आपका ये 75% है, तो इस 75% पर आपका क्या होगा, 40% का लाभ होगा। तो 75% का 40% आपका कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी कि प्लस आपका कितना हो जाएगा, 30% होगा। यानी कि 75% का 40% आपका 30% होगा। तो यहाँ पर अगर इसका जो है प्लस 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% इसका निकालेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 30%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अब आपका नया विक्रय मूल्य 75 + 30, यानी कि आपका 105% आपका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। और पहले विक्रय मूल्य कितना था, 125%, अब कितना हो गया, 105%। परसेंट में कितना कमी देखने को मिल रहा है, 125 से 105 हो गया, यानी कि 20% कमी देखने को मिल रही है। और रुपया में कितना कमी किया गया था, 3000 का, यानी कि 20% बराबर कितना, 3000 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1 0 चला गया, 200 काटेंगे 300 तो आपका 150 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 150 रुपये। पूछा क्या जा रहा है, वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, 100%। तो अगर 1% का वैल्यू 150 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15000 रुपया। यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, तो 15000 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 अंकों वाली संख्या 6x 7y 5z जो 7 11 13 से विभाज्य है तो इतना पर जो है वैल्यू का मान क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x y z का वैल्यू निकालना होगा। तो ये आपका क्या होता है, ये 3 नंबर एक स्पेशल नंबर होते, इन तीनों का जब गुना किया जाएगा, जब यहाँ पर इन तीनों का गुना करेंगे तो आपका कितना आता है, 1001 आता है। क्या आता है, 1001 आता है। 1000 में अगर कोई भी संख्या गुना किया जाए, जैसे कि ए बी संख्या है, तो ये असल में क्या हो जाती है, 2 बार लिख लिया जाता है ए बी सी। यानी कि ए बी सी को जब 1001 में गुना करेंगे तो ये गुणज होकर कितना आता है, ए बी सी आता है। यानी कि अगर यहाँ पर बोले कि 1001 में हम लोग क्या कर दे, 1 2 3 गुना कर दे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, गुना करने पर 1 2 3 1 2 3,
यानी कि 1,23,123 आपका क्या आएगा, ये गुना करने पर ये संख्या आएगी। फिर आपको जो ये भी पता होना चाहिए कि 101 को जब ए बी से गुना किया जाता है तो ए बी इंटू क्या हो जाता है, ए बी आपका संख्या हो जाती है गुना करने पर। और 101 आपका कितना आता है, तो 37 को 3 से गुना करने पर आता है। कितना आता है, 37 को 3 से गुना करने पर आता है। तो ये सब आपके विशेष संख्याएं होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब 7, 11, 13 को गुना करेंगे तो 1001 आता है, 37 को 3 से गुना करेंगे तो 101 आता है, और इस तरीके से गुना किया जाएगा जब, तो इसे क्या आ जाता है, 2 बार दोहराएगा। जब 3 संख्या से यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 3 बार रिपीट में आपकी आएगी। तो यहाँ पर ये तीनों का गुना एक तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 1001। कितना आएगा, 1001। अब हमें देखना है कि यहाँ पर अगर भाग देंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 1001 से आपका 6x 7y 5z 5 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, z। यानी कि यहाँ पर कैसी संख्या आएगी, यहाँ पर ये जो आएगी वो रिपीट में आएगी। यानी कि हमें क्या, इन तीनों का 3 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। यानी कि ये जो बीच में यक्स है वो असल में किसके बराबर है, 5 के बराबर। ये जो आपका y है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। और ये जो आपका z है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। यानी कि आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, एक्स वाई जेड का आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 3 का पेयर बनेगा, और यहाँ पे जो संख्या आएगी वही अंक यहाँ पर भी आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, तो x का वैल्यू 5 है। अगर यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर y है, यानी कि y का वैल्यू 6 है। अगर यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर z है, यानी कि z का वैल्यू 7 है। तो हमें x y z का वैल्यू पता चलेगा। तो क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपल सा पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 6 है, प्लस 2z है, z का यहाँ पर वैल्यू कितना है, z यहाँ पर आपका 7 है। तो 7 दूना आपका कितना हो जाएगा, 14, भाग आपका कितना करना है, x से। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आया था, 5। क्या करेंगे, हल करेंगे, 14 6 कितना होता है, 20। 20 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर संख्याएं इस तरीके से नंबर दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले इसे, ये आपका LHS है, ये आपका क्या है, RHS है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, LHS को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका क्या, 8, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू है, तो a प्लस बी का होल क्यू तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3a² b प्लस 3ab² होगा, प्लस आपका a माइनस बी का होल क्यू तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला है, तो फार्मूला आपको अलजेब्रा में ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, AQ माइनस BQ माइनस 3a² b और माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाता है, 3ab² हो जाता है। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8AQ यानी कि 9AQ आ जाएगा यहाँ पर से आपका। फिर यहाँ पर से आपका 8BQ है, यहाँ पर माइनस, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 7 माइनस प्लस 7BQ। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस होगा 8 या 24, 24 में से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 21 आपका कितना हो जाएगा, 21a² b और 8 या 24, 24 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 27ab² हो जाएगा। ये आपका LHS हो गया। RHS का यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर अब इसे हल करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, पहले b को यहाँ पर हटाना है, 3a को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3AAQ हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3BA² b हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3CAB² प्लस क्या हो जाएगा, AA² b प्लस आपका BAB² प्लस आपका क्या हो जाएगा, CBQ हो जाएगा। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से तो पहले 3AAQ हो गया, यहाँ पर आपका क्या है, CBQ है, यहाँ पर A² b है, यहाँ भी आपका क्या है, A² b है, यानी कि A² b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3B है, 3B प्लस A, बाहर आपका क्या हो जाएगा, A² b प्लस आपका यहाँ पे AB² है, यहाँ भी क्या है, AB² है, कॉमन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से 3C आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ आपका 3C प्लस B
इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से ए बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या किया, हम लोगों ने पूरा यहाँ पर पहले तोड़ दिया, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर से ये आपका एल एच एस का वैल्यू हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, आर एच एस का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए का, बी का और सी का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये जो है 3AQ और 9AQ ये आपस में क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। तो AQ तो दोनों में कॉमन है, यानी कि 3A बराबर आपका कितना है, 3A बराबर आपका यहाँ पर 9 है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या है, CBQ है, यहाँ पर 7BQ है। BQ तो कांस्टेंट है, तो C का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका C का वैल्यू हो जाएगा, C आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C का 7 हो जाएगा। फिर हमें अब क्या चाहिए, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर है, यहाँ भी आपका क्या है, ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3B प्लस ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया था, बी का वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू दिया गया। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से, यहाँ पर शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया, 3A प्लस बी, 3B प्लस ए का वैल्यू आपका कितना है, 3 है। नहीं, सही है, सही है। आपका ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है। कितना हो जाएगा, 3B, ए का वैल्यू 3 है, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 3 यानी कि 18। 3 से काटेंगे 18 को तो 6 बार में चला जाएगा। तो ए का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ए का वैल्यू कितना आया, 3, बी का वैल्यू कितना है, 6, तो -6, और सी का वैल्यू कितना है, 7, तो +7। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 में से 6 गया, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 4। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना था, थोड़ा सा गुना करना था, बस वही आपका लंबा जा रहा, बाकी आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़की एक निश्चित दूरी तक निश्चित चाल से तय करती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चाल से चलती तो उसे जो है 55 मिनट कम लगते। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती तो उसे 55 मिनट अधिक समय लगते। तो किलोमीटर में दूरी ज्ञात करेगी कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर आपके क्या हो जाते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या मान लेते, चाल यानी कि स्पीड मान लेते कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या मान लेते, a किलोमीटर है। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा कि दूरी बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना, 1 किलोमीटर। चाल आपका कितना हो जाएगा, चाल यहाँ पर बोला गया कि 6 किलोमीटर यहाँ पर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने चाल x माना है तो नया चाल कितना हो जाएगा, x + 6। लेकिन इसी दूरी को जब पहले के जिस चाल से चलता था, पहले के कितना चाल था आपका, x था, यानी कि अगर पहले जिस चाल से चलता तो उसमें अगर 6 किलोमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तब 55 मिनट कम समय लगता है, यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना है, 55 मिनट। फिर यहाँ पर बोला कि जब उसकी गति क्या कर दी जाती है, a है दूरी, यक्स की चाल में क्या कर दी जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाती है। लेकिन पहले जितना लेता था उससे अब क्या लेता, 55 मिनट अधिक लगता है, यानी कि समय का अंतर यहाँ पर कितना होगा, 55 मिनट। यहाँ भी समय का अंतर 55 मिनट है, यहाँ भी समय का अंतर 55 मिनट है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका यक्स का वैल्यू आएगा, यक्स का वैल्यू निकाल कर ए का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर से हम लोग ये a/x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a/x बराबर, ये उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा आपका, फिर अंदर क्या हो जाएगा आपका 2x, और 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2, यानी कि +2। पाई नीचे कितना हो जाएगा आपका, x + 6 इंटू आपका क्या हो जाएगा, x - 4। हल करेंगे, a से a चला गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 2 चला जाएगा। x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x² + x आ जाएगा बराबर, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² + 6x - 4x, यानी कि 2x - 6 × 24, x² चला गया, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 24 आ गया। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप इधर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर चाहेंगे तो आप इधर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इधर पुट कर देते हैं, आपका कितना आ जाएगा, a/, आपका कितना है 24 है, तो a/24 माइनस a/24 से 6 कितना होता है, 30 होता है। समय कितना अंतर आ रहा था, यहाँ पर 55 मिनट दिया गया था, तो 55 मिनट है, लेकिन दूरी और चाल घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे भी क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर देंगे। हल करेंगे, यहाँ पर से आपकी दूरी आ जाएगी 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60, 60 नहीं आपका 120 होगा, 120, 24 × 25 120 और 3 × 4 12, यानी कि ए आ जाएगा यहाँ पर से आपका 55/60
आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 55/60। 60 से 120 को काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 55 दूनी 110 किलोमीटर, यानी कि आपकी दूरी कितनी आ गई 110 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 540 रुपये में 18 पेन बेचने पर 6 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेन का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पेन का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। और टोटल जो है पेन कितने में बेचा गया, 540 रुपये में बेचा गया। टोटल पेन कितने थे 18। तो अगर कुल रुपये का कुल पेन से डिवाइड करेंगे तो आपके एक पेन का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 18 × 54, यानी कि एक पेन का विक्रय मूल्य कितना आ गया 30 रुपये। फिर आपको पता होना चाहिए कि एसपी प्लस लॉस बराबर आपका क्या हो जाता है, सीपी के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि 18 पेन बेचने पर, यानी कि 18 पेन का एसपी 6 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी कि 6 पेन के सीपी के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 18 पेन अगर बेचा है तो 18 पेन उसने खरीदा भी होगा, यानी कि 18 पेन का सीपी के बराबर है। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पेन का एसपी बराबर 12 का सीपी। 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पर से 6 × 18, यानी कि एक पेन का क्रय मूल्य कितना आ गया 2 यूनिट, और विक्रय मूल्य कितना आ गया 2 यूनिट, और क्रय मूल्य कितना है 3 यूनिट है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना था 30 रुपये, और यूनिट में कितना है 2 यूनिट है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 रुपये। तो हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी कितना यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 15 रुपये है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 45, यानी कि एक पेन का क्रय मूल्य 45 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 27 संख्याओं का औसत 70 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 65 है, और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 74 है। तो आपसे बोला गया आगे कि यदि 14वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, 14वीं संख्या का वैल्यू कितना है वो हमें मान निकालना होगा। तो आसान तरीका क्या होता है निकालने का, सबसे पहले ये जो आपका ओवरऑल औसत दिया गया है उसे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। फिर पहली 14 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना दिया गया 65, ओवरऑल औसत से कितना कम है 5 यूनिट कम, कितना कम है 5 कम है। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 14 संख्या, तो 14 में 5 गुना करेंगे तो कितना कम हो जाएगा, ओवरऑल 70 कम हो जाएगा, यानी कि माइनस क्या करेंगे 70। फिर क्या करेंगे, अंतिम 14 संख्या कितना है 74 है उसका औसत, और ओवरऑल औसत कितना था 70। यहाँ पर कितना है 74, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो 4 को क्या करेंगे 14 से गुना करेंगे तो कितना का वृद्धि हो जाएगा 14 × 4 = 56, यानी कि +56। कितना आ जाएगा 70 + 70 - 70 कट गया, यानी कि 14वीं संख्या का मान कितना है 56 मान है। तो अब जो है क्या करेंगे 56 माइनस नहीं करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पर हल, सबसे पहले ओवरऑल औसत कितना दिया गया था 70, यानी कि 14वीं संख्या का अगर मान 56 है तो ओवरऑल औसत से ये कितना कम है 70, जो 56 जो है 70 से कितना कम है, तो 56 जो है 70 से आपका यहाँ पर 60, यानी कि 14 यूनिट 14 कम है। तो अब ये जो 14 कम है इस पर क्या पड़ेगा, ओवरऑल औसत पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये जो 14 अब क्या करेगा, इसमें अब औसत में वृद्धि कर दी जाएगी, यानी कि अब जो है संख्या कितनी रह गई 27। तो पहले थी संख्या टोटल, उसमें से एक संख्या निकाल ली गई, तो अब बची कितनी 26 संख्या बची। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा, ये 13 बार में चला जाएगा। तो ओवरऑल औसत की वृद्धि कितनी हो जाएगी, भाग करेंगे तो 13 13 × 5 = 65, यानी कि लगभग 0.5 की क्या होगी वृद्धि होगी। तो पहले औसत कितना था 70, उसमें अब वृद्धि कितनी हो गई 0.5 की। तो ओवरऑल औसत आपका कितना हो गया 70.5, ये आपका ओवरऑल अब नया औसत हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया x + y + z का वैल्यू है, इसका वैल्यू दिया गया है, x y z का वैल्यू 100 दिया गया, आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x³ + y³ + z³ बराबर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर से x + y + z का x² आपका यहाँ पर x² नहीं, आपका x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3xy + yz + zx प्लस आपका क्या हो जाएगा 3xyz, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो करना कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो x + y + z का वैल्यू कितना दिया गया 8 दिया गया,
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में हल करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 8, 8 कितना हो जाएगा 64, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना दिया गया 21, 21 दिया कितना हो जाएगा 63, यहाँ पर तो 63 हो गया, प्लस 3xyz, 3 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया गया इंटू में 100 दिया गया। हल करेंगे, 64 में से 63 गया 1, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, तो 300 प्लस 8 कितना हो जाएगा 308 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला, ये फार्मूला आपका पता होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको पता है तो 10 सेकेंड का मात्र आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15% और 17% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल एकल बट्टा कितना होगा। तो जब दो छूट दिया हुआ है और एकल छूट आपसे पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये आपका डिस्काउंट, जब दो डिस्काउंट दिए हुए रहते तब एकल डिस्काउंट निकालने का ये फार्मूला होता है। तो एक कितना दिया गया 15, दूसरा कितना दिया गया 17, तो 15 17 आपका कितना हो जाता है 32, माइनस एक्स कितना दिया गया 15, वाई कितना है 17, बटा नीचे क्या है 100। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 32 माइनस 15 इंटू 17 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 15 225, अब 15 दूनी 30, 225 और 30 आपका कितना हो जाएगा 255, कितना हो जाएगा आपका 255, यानी कि 100 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.55, 32 में से 2.55 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 38.45, इतना प्रतिशत आपका क्या आ गया ओवरऑल छूट यानी कि डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई दुकानदार जो है अपनी सामग्री पर क्रय मूल्य से 24% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह सामग्री को 70% को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष सामग्री को अंकित मूल्य पर 40% के बट्टे पर बेचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना हुआ, ये ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले टोटल जो है वस्तु कितना है 70% को बेचा गया, यानी कि 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 7/10, यानी कि टोटल सामग्री कितनी है 10 यूनिट, उसमें से 7 को क्या कर दिया गया अंकित मूल्य पर बेच दिया गया, बचा कितना 7 में से 10, यानी कि 10 यूनिट में से 7 यूनिट बेच दिया गया, तो बचा कितना 3 यूनिट अभी भी बचा हुआ, जो कि उसे 40% के छूट पर बेचा गया। तो यहाँ पर जो है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है 100% होता है। तो 100% वाले सामान को अगर 24% अधिक अंकित किया, यानी कि 24% का क्या किया वो लाभ कमा रहा है, क्योंकि अगर अंकित मूल्य पर बेच रहा है तो जितना अधिक अंकित किया उतना क्या हो रहा है उसको लाभ मिल रहा है, यानी कि 7 यूनिट वाले वस्तु पर उसने लाभ कितना कमा रहा है 24% का क्या कमा रहा है लाभ कमा रहा है। तो उसका जो अंकित मूल्य कितना एक तरीके से आपका 100% प्लस 24%, यानी कि 124% क्या उसका अंकित मूल्य है। लेकिन जो बाकी बच जाता है वस्तु उसे क्या करता है 40% के छूट पर बेचता है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 40% का 2/5, यानी कि 5 यूनिट वाले सामान का 2 यूनिट का क्या देता है छूट देता है, यानी कि बच कितना जाता है 3 यूनिट बच जाता है। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि वह जो है कितने जो बची वस्तु है वो किस प्रतिशत पर बेच रहा है, यानी कि कितने की हानि में बेच रहा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 37/5 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 5 7 35, 2 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पर कितने में बेच रहा है 74.4% में बेच रहा है, यानी कि हानि कितने का हो रहा है क्योंकि 100% का सामान है लेकिन बेचा कितने में जा रहा है 74.4% में, यानी कि 25.6% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो अभी यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल सकते हैं। ये आपका क्या है यहाँ पर लॉस हो रहा है और यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हल करेंगे यहाँ पर 24 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से आपका 168 होगा, यानी कि 168 का यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 6 तिया 18, 0.25 तिया 75, एक आपका कितना हो जाएगा 76, बट्टा नीचे कितना हो जाएगा इन दोनों का योग 10 यूनिट होगा। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर से हो जाएगा आपका 77, 78 करेंगे तो यहाँ पर 916, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 9 यानी कि 912 आएगा 912, यानी कि 92 दशमलव कितना 91 दशमलव आपका कितना आ जाएगा 2 आएगा, बटा नीचे कितना है 10% है। हल करेंगे कितना आ जाएगा 9.12% आपका इतने परसेंट का क्या आ गया प्लस में। अगर माइनस में वैल्यू आता तो आपका क्या हो जाता लॉस होता, लेकिन प्लस में वैल्यू आ रहा तो आपका क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, इसके चाल जो है प्रत्येक 2 घंटे बाद 30 किलोमीटर बढ़ती है, ये तो 390 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि पहले घंटे में उसने कितना दूरी तय किया होगा, 120 की अगर चाले तो 120 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। दूसरे घंटा में भी उसने 120 किलोमीटर दूरी तय किया होगा, लेकिन 2 घंटा के बाद उसका चाल क्या हो जाता है, 30 किलोमीटर बढ़ जाता है। यानी कि अब उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 30 यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि अगला घंटा में जो है कुल कितना दूरी तय करेगा, तो अगर 150 की चाल है तो 150 का ही दूरी तय करेगा अगला घंटा में। तो कुल दूरी यहाँ पर से कितनी हो गई अब तक, 120 120 240 240 और 150 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 390। यहाँ पर कितनी दूरी दी गई थी, 390। तो कितना घंटा में तय किया गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यानी कि टोटल 3 घंटे में तय की गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को जो है 25% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% के हानि पर बेचा। यदि सी ने मोबाइल के लिए 36,000 का भुगतान किया तो ए के लिए मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो परसेंट में वैल्यू दिया गया उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 20% का आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका 1/5। यानी कि पहले ए ने जो है बी को जो है 4 यूनिट वाले फ़ोन को जो है 1 यूनिट का लाभ यानी कि कितने में बेच दिया, 5 यूनिट में बेच दिया। यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल रेशियो आ जाएगा, यानी कि ए का क्रय मूल्य और सी का क्रय मूल्य यहाँ पर अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो आगे इसका हल करेंगे। फिर क्या किया, बी ने सी को 5 यूनिट वाले सामान को 1 यूनिट के लॉस में यानी कि 4 यूनिट में बेच दिया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अगर क्रॉस कट रहा है तो काट देंगे, 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया, यानी कि कितना आ गया आपका 1 अनुपात 1 आ गया। यानी कि ए का जितना क्रय मूल्य था उतना ही क्या है, सी का भी क्रय मूल्य था। तो सी का क्रय मूल्य कितना है, 36,000 है, यानी कि ए का भी क्रय मूल्य कितना होगा, 36,000 रुपया ही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 3 वर्षों में 2210 रुपये, 4 वर्षों में 2276.3 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए अमाउंट बाई प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन बटा मूलधन करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2276.3 और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 2210। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। क्या करेंगे, 221 से अगर कट रहा है तो काट देंगे आपका। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर देख लेते पहले डिवाइड करके, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 2 7 6 3। तो एक बार में 2 1, यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो कट जाएगा आपका 6 6 3 2 3 6, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि 221 से कितने बार में चला जाएगा, 100 आपका 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 103/100 आ गया। समय में अंतर कितना था, 1 साल का अंतर था, यानी कि ये क्या आ गया, 1 साल का साधारण, 1 साल का मूलधन और 1 साल का अमाउंट आ गया। तो कितना है, अमाउंट माइनस, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना यूनिट आ रहा है, 3 यूनिट, यानी कि यहाँ पर रेट आपका कितना आ गया, 3%। आपका दर जो है वो कितना है, 3% है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 79,900 की राशि को इस अनुपात में बांटा जाता है तो सबसे बड़ा भाग जो है कितना प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के जब फ्रैक्शन में जो है आपका क्या दिया हो रहा है, अनुपात दिया रहे, तब यहाँ पर जो है इंटीजर में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 20 में संख्याएं दी गई उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम लेके इन सभी फ्रैक्शन वाले संख्याओं में गुना कर देंगे तो आपका इंटीजर में वैल्यू आ जाएगा। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है, 60। कितना हो जाता है, 3 4 5 का 60 होता है। तो 1/3 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 1/4 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 1/5 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल यूनिट का सम निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ पर रुपया दिया गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 3 4, यानी कि 47 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, रुपये में 79,900 दिया गया है। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितने बार में चला जाएगा, 47 से काटेंगे तो 1 बार में, फिर आपका कितना हो जाता है यहाँ पर से 7 7 49, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1700 रुपये आएगा। पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ा भाग, तो जिसका सबसे यूनिट में बड़ा वैल्यू होगा उसी का क्या होगा, सबसे बड़ा भाग रुपये में भी होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भाग क्या दिख रहा है, 20 यूनिट।
तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1700 है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34,000 रुपये सबसे बड़ा भाग होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़का अपनी मूल्य चाल का 80% वृद्धि करता है। ऐसा करने से वह अपने गंतव्य समय से 20 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुँच जाता है। तो विद्यालय पहुँचने में समान रूप से उसे कितना समय लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5, यानी कि पहले जो है इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी, 5 यूनिट, लेकिन उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 5 4 9 यूनिट हो गई, क्योंकि 5 में 4 की वृद्धि हो गई यानी कि 9 यूनिट हो गया। तो ये आपका क्या है, स्पीड का अनुपात है, यानी कि चाल का अनुपात है। तो चाल का उल्टा क्या हो जाता है, आपका समय होता है। तो समय कितना हो जाएगा, 9:5 होगा। तो समय में जो है यहाँ पर आपकी कितने यूनिट की कमी आई है, तो 9 से कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, यानी कि 4 यूनिट की कमी आई है। और मिनट में यहाँ पर कितना दिया गया समय का अंतर, 20 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मिनट। कितना है, 1 यूनिट बराबर 5 मिनट है। तो पूछा क्या जा रहा है कि सामान्य समय कितना होगा, तो सामान्य चाल यहाँ पर 5 यूनिट है, इसी का सामान्य समय कितना है, 9 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 मिनट होगा। कितना होगा, 45 मिनट, यानी कि उसे सामान्य चाल से चलता है तो सामान्य समय उसका 45 मिनट लगता है विद्यालय पहुंचने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो किसी व्यक्ति को इसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि वस्तु पर उसका व्यय पहले जितना हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी जो है खुद में पहले जो है खर्च कितनी रही होगी, खुद की 100% रही होगी, उसमें क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब जो है खर्च कितना होगा, अगर मूल्य में वृद्धि हो गई तो अगर खपत में कमी ना की जाए तो अब खर्च कितना हो जाएगा, 120% होगा। लेकिन बोल रहा है कि हमें 120% खर्च नहीं चाहिए, हमें 100% ही खर्च करना है। तो हमें क्या करना होगा, खपत में कमी करनी होगी। तो कमी कितना करना होगा, 100 का अगर वापस जाना है तो क्या करना होगा, 20% की कमी करनी होगी। कितने में, इस 120 में कमी करना होगा। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे 120, 6 बार में चला जाएगा। डेसिमल में वैल्यू कितना आ जाएगा, 16.67% आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार पार्क के भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो 8.5 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की सीमा पर बार लगाने की लागत कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, प्रति मीटर दिया गया है, और यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, भुजा की लंबाई दी गई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें क्या करना है, इस तरीके से त्रिभुजाकार है, इसके अगर जो है सीमा पर लगाया जाएगा, यानी कि इसके चारों ओर इस तरीके से बार लगाया जाएगा, इसका भुजा पर बार लगाया जाएगा। तो अगर भुजा पर बार लगाएंगे तो हमें क्या निकालना होगा, इसका पेरीमीटर। तो एक साइड की लंबाई कितनी है, 16, टोटल कितने साइड है, 3 साइड है, तीनों साइड बराबर होते तो पेरीमीटर आपकी कितनी हो जाएगी, 48। इतना जो आपका क्या हो गया, परिधि है। इस परिधि पर अब क्या लगाना है, 1 प्रति मीटर रुपये कितना, 8.5 रुपये। तो अगर हमें टोटल रुपया चाहिए तो क्या कर देंगे, इसमें 8.5 गुना कर देंगे। 8.5 को यहाँ पर हम लोग 17/2 लिख सकते हैं। हल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। आपका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 चौक 68, 8 6, 17 दूनी 34, 6 कितना होता है, 40, यानी कि टोटल आपके 408 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 8 अंकों वाली संख्या जो ये है तो यहाँ पर 18 से विभाज्य है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि PRQ को क्रमशः सबसे छोटा मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 18 के कटने का नियम क्या होता है। 18 अगर कोई भी संख्या 18 से कट रही है, यानी कि वो संख्या 9 से भी कटेगी और वो संख्या 2 से भी कटेगी। तो 2 से कटने का नियम क्या होता है, और यहाँ पर बोल दिया गया कि PRQ जो है सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटा मान रखना है। तो यहाँ पर 2 से कटने का नियम होता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, जो भी संख्या उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए। अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे छोटी मान यहाँ पर रखना है। तो Q का मान क्या रख देते हैं, 0, क्योंकि 0 क्या होगा, 2 से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरी संख्या फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे Q का मान, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा मान रख रहे हैं, यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा मान आपका 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। तो Q का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, 0 रख दिया। बाकी बची आपकी संख्या कितनी है, P है, 4 है, 7 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, फिर आपके यहाँ पर 0 गए।
अब 9 से कटने का नियम क्या होता है, जो भी संख्या का डिजिट का सम यानी कि अंकों का सम अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और 2 9 से कट रही है तो यहाँ पर 7 2 9 पहले ही हटा देंगे। फिर आपका कितना हो गया, यहाँ पर 4 1 5 5 3 8 8 हो गया। तो हमें 9 से कटने पर क्या करना चाहिए, पी का वैल्यू क्या रखे कि 9 के बराबर हो जाए, यानी कि पी का वैल्यू अगर कम से कम यहाँ पर 1 रख दे तो क्या बन जाएगा, 4 1 5 1 6 6 3 9, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो पी का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो पी का वैल्यू 1 न्यूनतम और क्यू का वैल्यू कितना होगा, 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है प्रति वर्ष 1000 रुपये की राशि बचाता है और फिर वह राशि जो है 10% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो 2 वर्ष के बाद मिलने वाली राशि कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि उसने जो है पहले साल में उसने क्या किया, 1000 रुपये बचाया और उसे इन्वेस्ट कर दिया यानी कि ब्याज पर लगा दिया, और दूसरे साल भी ने उसने 1000 रुपये बचाया तो और उसे क्या कर दिया, ब्याज पर लगा दिया। तो ये जो हमें क्या चाहिए, 2 साल के बाद है। तो ये तो पहला साल पे जो उसने अगर ब्याज पर लगाया तो इस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा, तो 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। फिर क्या होगा, दूसरे साल में भी इस पर ब्याज लगेंगे तो क्या होगा, 100 रुपये ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि ये जो पिछला वाला जो ब्याज लगा था उस पर भी अब ब्याज लगेगा। तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, 100 100 200 1200 1200 10 रुपये, यानी कि जो पहला वाला जो धनराशि लगाया था ब्याज पर उस पर 1210 रुपये अमाउंट हो रहा। लेकिन ये जो दूसरा वाला लगाया ये आपका कितने समय के लिए रहा, सिर्फ 1 साल के लिए रहा, क्योंकि दूसरा साल के शुरुआत में लगाया था और अंत में इसे क्या करना है, निकाल लेना। तो 1000 का क्या करेंगे, 10%। 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। तो ये दूसरा वाला अमाउंट, ये पहला वाला अमाउंट, दोनों को जोड़ देंगे, आपका ओवरऑल आपका राशि आ जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर से 12 11 आपका कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 2310 रुपये आपका क्या आ गया, कुल इतनी धनराशि अमाउंट आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।